हाय गाइस एंड इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज सीएस वैभव चितलांगिया एंड आज हम एक बहुत ही स्पेशल सा वीडियो बना रहे हैं फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ सीएस, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के हो या प्रोफेशनल के हो, जो जून 2020 अटेम्प्ट में बैठने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। दिस इज सीएस वैभव चितलांगिया। आई completed my CS in June 2018. I have had a rank in the foundation level, that was AIR 15, a rank in the executive level, that was AIR 22, and a rank in the professional level, that was AIR 4. And ये था जून 2016, 17 and 18 में. So that's my introduction. Currently I am teaching the professional level students at ES Academy for CS Pune, and that's how I am connected to the course of CS अभी तक. हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है, एंड दैट इज द करंट सिनेरियो। गाइज, वी ऑल नो कि अभी कंट्री में क्या, अभी पूरे वर्ल्ड में क्या सिनेरियो है। एवरीथिंग इज एट अ स्टैंड स्टिल, एवरीथिंग इज सो अनसर्टेन, हमें पता ही नहीं है क्या होने वाला है। जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मई के जितने भी एग्जाम्स थे सारे के सारे पोस्टपोन हो चुके हैं। अब इस वजह से कई बच्चों ने मेरे को आके पूछा कि सर क्या इसका मतलब ये है कि हमारे जून के एग्जाम्स भी पोस्टपोन होंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम ना तो आपको कम्प्लीटली हाँ बोल सकते, ना ही हम आपको कम्प्लीटली ना बोल सकते। सेम रीजन कि अभी थिंग्स आर सो अनसर्टेन, अभी इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी हर जगह कि हम नहीं बता सकते कि हमारे एग्जाम जून में होंगे कि नहीं। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हम लोग 15 अप्रैल तक कितना कंटेन कर पा रहे हैं कोरोना वायरस में इन इंडिया। अगर 15 अप्रैल तक कोरोना वायरस इंडिया में अच्छे से कंटेन हो जाता है एंड लॉकडाउन खत्म हो जाता है, देन येस आपका अटेम्प्ट जून में ही रहेगा। बट अगर 15 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन कंटिन्यू होता है, अगर उसके बाद भी कोरोना वायरस इंडिया में फैला होता है, तो अपने अटेम्प्ट शिफ्ट होने की चांसेस है। ठीक है, तो अभी देखो 15 अप्रैल को हमें पता चलेगा पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, राइट? तो देयर आर स्टिल 15 डेज, तो हम लोग बैठ के अभी वेट तो नहीं कर सकते कि 15 डेज में क्या करना है। सो अभी हमें क्या करना है, जून में हमारा एग्जाम है, 1 जून से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ये मान के हमें अपना तैयारी फुल फ्लेजेड रखना है। ठीक है, नाउ इस अनसर्टेनिटी में लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी कि उनका कंसंट्रेशन जा रहा है, वो अपना प्लानिंग आगे नहीं लेके जा पा रहे, उनका जो प्लान बनाया गया था अभी तक वो प्लान अभी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या करे समझ नहीं आ रहा। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू गाइज। अगेन, चाहे आप एग्जीक्यूटिव के हो या प्रोफेशनल के हो, नहीं फर्क पड़ता, एक ही सब्जेक्ट का डिफरेंस है। एग्जीक्यूटिव में 8 सब्जेक्ट्स है, प्रोफेशनल में 9 सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट का एक ही का डिफरेंस है। सो अगर आप दोनों में से कोई भी लेवल के लिए हो, प्लीज 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 ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर पाए। देयर आर जस्ट 5 पॉइंट्स जो हम आपको बोलेंगे, जो आपको करना है in order to secure your attempt. See, I believe that since I have cleared all my papers in one attempt and I have scored a rank in all the 3 levels, मेरा थोड़ा सा लोकस स्टैंड है to voice my opinion कि कैसे आपको प्लानिंग करना चाहिए। सो ये वीडियो आपको बेसिकली ये बताएगा कि आपके पास जो अप्रैल 2020 एंड मई 2020 ये 2 महीने हैं, इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर जून अटेम्प्ट। ठीक है, so again there will be 5 things that I'll be talking about. The first thing that I really want to talk about is कि प्लानिंग। ठीक है, a lot of people I have always emphasized on this fact कि आपको हमेशा एक प्लान बना के ही चलना पड़ेगा। 8 सब्जेक्ट या 9 सब्जेक्ट साथ में पढ़ना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और जब तक आपके पास एक प्रॉपर प्लान ना हो, आप इसको उतने अच्छे से नहीं इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, सो हम हमेशा ये बात अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि प्लानिंग करो। तो कई स्टूडेंट्स ने प्लानिंग किया भी, बट अभी जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है वो ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स ने अपने प्लान के हिसाब से लिखा था 31 मार्च तक मेरा ये खत्म हो जाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो खत्म नहीं हो पाया फॉर एक्स रीजन या वाई रीजन, जो भी रीजन से 31 मार्च तक आपका जो टारगेट था वो खत्म नहीं हो पाया है। ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो सी, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा, अगर आपका 31 मार्च तक का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई पॉइंट नहीं है उस चीज को दिमाग में लेके बैठ के टेंशन लेने का। व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ इज चेंज योर प्लान, रिफाइन योर प्लान। आपको क्या करना है, पुराने वाली प्लान को फाड़ के फेंक दो, बिकॉज वो प्लान आपसे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, राइट? आपको एक नया प्लान बनाना होगा जिसमें आज के दिन में आपका जितना भी टॉपिक्स बचा हुआ है, ठीक है, आज के दिन के बाद आपका जितना भी टॉपिक्स बचा हुआ है, आपको उन सबको अपने नए प्लान में फिट करना है, राइट? अब आप ये बात सोचोगे, अगर आप सब चीज को नए प्लान में फिट करोगे तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देन ऑफकोर्स ये बात है, यस आपको ज्यादा मेहनत अब करना पड़ेगा। अब आपके हाथ में लास्ट 60 डेज बचे हैं फॉर योर अटेम्प्ट। डेफिनेटली आपका जो मेहनत का स्केल है वो ऊपर जाना चाहिए एंड इट विल गो ऊपर, राइट? बट उसके पहले
आई विल सजेस्ट कि अगर आपका टारगेट अभी 31 मार्च तक पूरा नहीं हुआ है तो जनरली लोग क्या करते हैं, वो सैड होके बैठ जाते हैं, अपसेट होके बैठ जाते हैं, टेंशन में लग जाते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। ये सब करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। प्लीज 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 अंडरस्टैंड, 61 डेज अभी भी है, 61 डेज कम टाइम नहीं होता है। आप अभी भी इन सारे चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप उसके लिए प्रैक्टिकली रेडी रहो। एंड आप उसके लिए प्रैक्टिकली रेडी कब रहोगे, जब आप अपने प्लान को रियलिस्टिकली बनाओगे। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट यू टू कीप इन माइंड इज प्लीज 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 आप अपना एक नया प्लान बनाओ। जो पुराना प्लान था, जो आपसे फॉलो नहीं हो पाया, जो टारगेट था जो आपका कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो जितना चीज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है उन सबको नए प्लान में इंक्लूड करो एंड एक फ्रेश प्लान बनाओ कल टुमारो ऑनवर्ड्स। इससे दो चीज होगी, फर्स्ट आपका जो चीज पेंडिंग था वो कवर अप हो जाएगा, एंड सेकेंडली आपको साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा ये सोच के कि आपके प्लान में अभी कुछ पेंडिंग नहीं है, सब चीज को आपने फिट कर दिया इधर उधर। यस, डेफिनेटली आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, बट देन मेहनत से भाग कौन रहा है? मेहनत करने के लिए तो अपने ये कोर्स लिया, राइट? और ये लास्ट टाइम है मेहनत करने का। उसके बाद आपको अगले साल, अगर आप एग्जीक्यूटिव को तो आपको अगले साल मेहनत करना है, और अगर प्रोफेशनल के तो भाई अब तो प्रोफेशनल बन जाओगे। तो ये लास्ट टाइम है, एक बार मेहनत कर लो, राइट? सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है जो आप 31 मार्च तक करने वाले थे, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट इट। चेंज योर प्लान, रिफाइन योर प्लान, मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स इन योर प्लान। जितना पेंडिंग चीजें थी सबको अपने अप्रैल वाले प्लान में इनकॉर्पोरेट करो एंड उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करो। ऑल्सो अगर आपने ये प्लान में इनकॉर्पोरेट कर लिया अप्रैल में सब चीज, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें पेंडिंग चीजें ना रखो। आप एक हैबिट बना लो। अगर मेरे को आज दिन में 4 चैप्टर्स रिवाइज करना था और मेरा 3 ही चैप्टर हुआ है, चौथा चैप्टर हुए बिना हम रात को सोएंगे ही नहीं। कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम रात को सोएंगे ही नहीं। सी गाइस, दिस आई एम टेलिंग यू राइट नाउ बिकॉज अभी अप्रैल आ गया है, राइट? वी हैव टू हैव दिस एटीट्यूड। ये एटीट्यूड हमें अपने अंदर लाना होगा कि हमारा ये जो प्लान है ये किसी भी हालत में अब इसके बाद चूकना नहीं चाहिए, कुछ भी चीज पेंडिंग नहीं होना चाहिए। दिस एटीट्यूड हैज टू कम फ्रॉम विद इन। आई एम टेलिंग दिस टू यू बिकॉज आई यूज टू फॉलो दिस एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट। मेरे लिए रात को अगर 12 बजे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता तो 12 बजे सो जाते थे। अगर वही मेरे को सुबह 5 बजे तक जागना पड़ता था उस दिन का टारगेट कंप्लीट करने के लिए, तो हम 5 बजे तक भी जागते थे, राइट? सो अभी हम उस अटेम्प्ट में, अभी हम उस स्टेज में आ गए जहां पे यू गाइज विल हैव टू मेक अ प्लान, incorporate all your pending stuff in that plan and stick to it. And who will make you stick to it? You yourself will make yourself stick to it. आप खुद से अपने आप को उस चीज से बाइंड करके रखोगे, ठीक है? सो द फर्स्ट स्टेप इज प्लान चेंज करो एंड उस पर स्टिक करो। The second thing that I really want to talk about right now is it's somewhere related to the plan only, but कई लोग मेरे से ये बात पूछते हैं, कई लोग मेरे से पूछते हैं सर रिविजन करते वक्त which approach should we follow? Should we do should we do one subject at a time? उसको खत्म करो फिर एक और सब्जेक्ट करो, उसको खत्म करो फिर एक और सब्जेक्ट करो, उसको खत्म करो, या फिर मेरे को एक बार में बहुत सारे सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए? मेरा सजेशन गाइज विल ऑलवेज बी टेक मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट वन गो। आई टेल यू व्हाई। मान लो आपने आज के दिन में टैक्स पढ़ा, ठीक है? उसके बाद आपने, ये एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए, मान लो आपने एक एक सब्जेक्ट उठाने का प्लान किया। फर्स्ट 3 डेज आपने टैक्स पढ़ा, नेक्स्ट 3 डेज आपने कंपनी लॉ पढ़ा, नेक्स्ट 3 डेज आपने सिक्योरिटीज लॉ पढ़ा, उसके नेक्स्ट 3 डेज ECL, SBEC, ऐसे कर करके आपने 8 के 8 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए। आप स्टार्ट करोगे 1 अप्रैल को, 8वां सब्जेक्ट खत्म होते होते 24 अप्रैल हो जाएगा, राइट? अगर आप हर सब्जेक्ट को 3 दिन दे रहे हो। आप समझो 1, 2, 3 अप्रैल को आपने टैक्स पढ़ा था, उसके बाद आपने टैक्स को 24 अप्रैल तक छुआ ही नहीं है। आपको क्या लगता है आपको टैक्स का कोई भी चीज याद रहेगा? एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली टैक्स। आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर फर्स्ट 3 डेज पढ़ते हो और आप सोचते हो कि उसके बाद आप बाकी 7 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ये सब्जेक्ट उठाओगे, वो इम्पॉसिबल है करना, ये चीज हो ही नहीं सकता। इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो प्लीज 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 इस चीज के ये ऐसी गड़बड़ी मत करिएगा। आई नो लॉट ऑफ पीपल जो लोग ये गड़बड़ किए थे बाद में दे हैड टू पे फॉर इट। प्लीज 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 टेक अप मल्टीपल सब्जेक्ट्स। आप एक ही चैप्टर पढ़ो हर सब्जेक्ट का, बट एक दिन में 4 से 5 सब्जेक्ट प्लीज उठाओ, ठीक है? अभी देखो, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ अस आर एट होम, हमें और कोई काम नहीं है करने के लिए, राइट? आपको फ्रेंड्स से नहीं मिल सकते, आप गैदरिंग्स नहीं जा सकते, फैमिली फंक्शन नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकता राइट नाउ। ऑल यू हैव टू डू इज सिट एट होम एंड स्टडी। आपके पास अगर 24 आवर्स भी हो तो उसमें आप मान लो 12 आवर्स सोते हो, खाते हो, घूमते फिरते हो, मान लो 2-4 घंटा आप रेस्ट और कर लेते हो, फिर भी आपके पास 8 घंटे है। 8 घंटे में आप आराम से 5 सब्जेक्ट्स तो पढ़ ही सकते हो।
आई एम नॉट सेइंग पांचों सब्जेक्ट्स को आप एकदम इन डेप्थ, मतलब इन डेप्थ ऐसे पांचों सब्जेक्ट्स का आप आधा आधा सिलेबस कंप्लीट कर दो। आप एक एक चैप्टर पढ़ो ना, एक एक चैप्टर भी पढ़ोगे 5 सब्जेक्ट्स का तो भी काफी है, पूरे अप्रैल में आपका ओवरऑल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। नाउ ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, इसके मल्टीपल रीजन है। पहला रीजन जो हम आपको समझाए कि अगर आप एक एक करके पढ़ोगे तो आप स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट उठाओगे एंड तक आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप एक बार में बहुत सारे सब्जेक्ट्स उठाते हो तो आप बहुत आराम से सारे सब्जेक्ट्स के लिंक में रहते हो, सारे सब्जेक्ट से कनेक्शन में रहते हो, तो आगे जाके आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई सब्जेक्ट पूरा कंप्लीटली छूट गया। आप आराम से सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलते हो, ठीक है। सेकेंड रीजन, अभी अगर आप एक एक सब्जेक्ट उठा के पढ़ना शुरू करो तो आपको आदत पड़ जाएगी एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ने की। अब अभी अप्रैल में तो आप फिर भी पढ़ लोगे, मई एंड में तो आपको एक बार में सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने ही पड़ेंगे ना, बिकॉज आप एग्जाम के पहले तो सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करोगे। तो उस समय एक सडन चेंज लाने से बेटर है, अपने पढ़ाई के तरीके में एक सडन चेंज लाने से बेटर है आप स्टार्टिंग से ही अपने आप को उस आदत में डाल लो कि आपको एक दिन में 4 से 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ये आपको अभी तो हेल्प करेगा ही करेगा, इससे ज्यादा आपको हेल्प करेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई, जब आप फाइनल रिवीजन सब चीज का कर रहे होगे, तब आपको सारे सब्जेक्ट्स के 4 से 5 सब्जेक्ट्स को मिनिमम साथ में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर सम रीजंस व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट यू शुड ऑलवेज स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट वन टाइम एंड नॉट स्टडी वन सब्जेक्ट देन वन सब्जेक्ट देन वन सब्जेक्ट, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट थिंग वॉज प्लानिंग, सेकेंड थिंग वॉज टेक अप मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट वन टाइम। द थर्ड पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट इज दैट यू शुड हैव द राइटिंग प्रैक्टिस डन। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सी, आई हैव बीन इन दिस टीचिंग इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 2 years नाउ, ऑलमोस्ट 1.5 2 years नाउ, एंड उसके पहले हम 3 साल एज ए स्टूडेंट रहे हुए, ठीक है। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट जब एक स्टूडेंट एग्जाम लिखने जाता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो या प्रोफेशनल का हो, चाहे आपने मेरे से पढ़ाई की हो या आपने किसी और फैकल्टी से पढ़ाई की हो, आपको बेसिक नॉलेज है, ठीक है। हर एक मतलब बारिंग अ फ्यू 10% लोग जो लोग मस्ती के लिए जाते हैं, 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम लिखने जाते हैं ना, उनको पता रहता है आंसर क्या है। 90% ऑफ स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि हमारा पासिंग परसेंटेज 10% के अराउंड ही घूम रहा होता है? द सोल रीजन बिहाइंड दिस इज योर राइटिंग। आपको पता है, आपको आंसर्स पता है, बट एग्जामिनर ये नहीं देखता है आपको आंसर्स पता है कि नहीं। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली ये नहीं देखता है कि बच्चे को नॉलेज कितना है, वो ये देखता है बच्चा अपना नॉलेज कितना अच्छे से सामने वाले तक पहुंचा सक रहा है। आप खुद ही सोचो ना, अगर आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, मेरे को क्वेश्चन का आंसर पता है, बट हम आपको वो आंसर समझा नहीं पा रहे, तो क्या कोई फायदा हुआ? क्या आप मेरे को उस पर मार्क्स दोगे? नहीं दोगे, राइट। नाउ यहाँ पे तो हम आपसे बात करें तो हम बात करने में बहुत तरीके से आपको समझा सकते हैं, बट एग्जाम में आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है, सो द ओनली वे इन विच यू कैन एक्सप्लेन द आंसर टू द एग्जामिनर इज थ्रू योर राइटिंग। आप उसको केवल लिख के ही समझा सकते हो कि देखो मेरे को ये आंसर पता है। Hence your writing has to be impeccable. Impeccable मतलब ये नहीं बोल रहे हम कि एकदम शेक्सपियर टाइप का इंग्लिश लिखना अपने आप को, नहीं। हम ये बोल रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको लिखो, टू द पॉइंट आंसर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैसे आंसर्स लिखो जो सामने वाले को समझ में आए। अगर आपको लगता है कि आपका प्रेजेंटेशन गंदा है, आप अपने पूरे आंसर शीट में ऐसे लिखते हो कि मतलब पूरा खोच-पोच हो जाता है, पूरा हौच-पौच हो जाता है, वर्क ऑन दैट। मेक श्योर कि आप 2 महीने के एंड में अपने आंसर शीट को नीट एंड क्लीन रख सको। अगर आपको लगता है कि आपका हैंड राइटिंग बहुत खराब है, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, तो भाई लॉजिकली सोचना, अगर आप जो लिख रहे हो मेरे को समझ में ही नहीं आएगा तो हम आपको मार्क्स कैसे दे पाएंगे उसमें, राइट। तो इफ यू नो दैट योर हैंड राइटिंग इज नॉट गुड, वर्क ऑन इट, राइट। थर्ड, अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट याद है बट आप उसको लिख नहीं पा रहे हो, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। आप 1 बार 2 बार 3 बार अटकोगे, बट चौथी बार तो आप अपने थॉट्स को आंसर्स में लिख पाओगे ना। सो स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल क्वेश्चंस। फोर्थ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हम कुछ और तरीके, ये जनरली एग्जीक्यूटिव के बच्चों के साथ बहुत ज्यादा होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हम कुछ और तरीके का तैयारी करके लेते हैं, क्वेश्चंस कुछ और तरीके का है इसलिए हम आंसर नहीं अटेम्प्ट कर पाए, दैट्स योर फॉल्ट। व्हाई? बिकॉज अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं। यू शुड ऑलवेज गो थ्रू द पास्ट क्वेश्चन पेपर्स। तो आप पास्ट क्वेश्चन पेपर्स देखो, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स में आप देखो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने केस स्टडी बेस्ड होते हैं, कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, प्रोफेशनल में कितने ज्यादा इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस होते हैं, कितने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, कितने ज्यादा सेक्शन वाइज क्वेश्चन होते हैं, कितने ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये सब चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। हम लोग वहां पे एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पे सरप्राइज लेने नहीं जा रहे, राइट। बहुत बार होता है स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में गए, वहां सरप्राइज मिलता है उनको, क्यों? बिकॉज उनको पता ही नहीं था क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होता है। आप कितना भी पढ़ लो दोस्तों, आप लोग को अगर नहीं पता है पेपर पैटर्न क्या है, आप आंसर नहीं कर पाओगे।
इसलिए मेरा थर्ड पॉइंट जो है कि आप अपने आंसर राइटिंग का जो पूरा स्किल है उसको डेवलप करो, नीटनेस रखो, हैंड राइटिंग सुधारो, लैंग्वेज में थोड़ा वर्क करो अगर आपको लगता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो ठीक से, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स को प्लीज ठीक से परस्यू करो, प्लीज ठीक से पेरयूज करो, उसमें आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स वंडर्स। मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के स्कैनर हुआ करते थे बिकॉज हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन अच्छे से देख के जाते थे, एंड ट्रस्ट मी, इंस्टीट्यूट बहुत क्वेश्चन रिपीट भी करती है, तो कई बार वैसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, द फोर्थ पॉइंट जो हम इसके बाद आपको बोलना चाह रहे हैं इज कि कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि आज लेट हो गया तो कल सुबह लेट उठेंगे, आज लेट हो गया सोने में, कल सुबह लेट उठेंगे, फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, फिर आज जल्दी सो गए तो कल सुबह जल्दी उठ के जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू, प्लीज मेंटेन अ प्रॉपर रूटीन ऑफ योर स्टडीज। वाई? बिकॉज योर बॉडी इज सच अ थिंग दैट वो इतनी जल्दी चेंज एक्सेप्ट नहीं करता है। आप आज अपने बॉडी को 8 घंटे की स्लीप दे रहे हो, कल आप 6 घंटे की स्लीप दोगे, परसों 12 घंटे की स्लीप दोगे, इट विल नॉट हेल्प यू। आज आप सुबह 8 बजे सो रहे हो, कल सुबह 8 बजे तक सो रहे हो, परसों सुबह आप 6 बजे उठ के पढ़ने बैठ गए, इट विल नॉट बी प्रोडक्टिव। योर बॉडी हैज टू नो उसको कब उठना है, उसको कब पढ़ना है, उसको कब खाना है एंड उसको कब सोना है, राइट? एंड उसके लिए यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर रूटीन। So my fourth point is please maintain a proper routine। अपने पास 60 डेज है, 60 डेज में अपने अगर अच्छा सा कोई रूटीन बना के उसको फॉलो करें, चाहे आप रात को 2 बजे ही सो रहे हो, अगर आपके रूटीन में सुबह 7 बजे उठ के नहा के पढ़ने बैठना है, आपको नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे उठ के नहा के पढ़ने बैठना है। वाई? बिकॉज आपके बॉडी को आदत पड़ जाना चाहिए। आप एक दिन अपने रूटीन से शिफ्ट करोगे ना, आप देखना आगे का 4 दिन कैस्केड की तरह, कैस्केडिंग इफेक्ट की तरह, हम लोग सब कैस्केडिंग इफेक्ट पढ़े, राइट? कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा उसमें, एंड आपके आगे के 4 दिन वेस्ट हो जाएंगे। आपको थकावट होगी, आपको कंसंट्रेशन नहीं बैठेगा, आपको नींद आएगी, सब चीज होगा। इससे बेटर आप अपने बॉडी का एक प्रॉपर रूटीन बनाओ एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो दैट रूटीन। उससे क्या होगा? उससे आप बहुत 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 ही आसानी से देख पाओगे कि कितना बड़ा चेंज आ गया है आप में। आपकी बॉडी एक प्रॉपर रूटीन में कितना ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ पा रही है, आपके पूरे बॉडी के सिस्टम में एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में सब चीज़ होने लग जाता है, एंड इट हेल्प्स यू गेन कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस इन योर स्टडीज। So the fourth point that I would really like to tell you is please start maintaining a proper routine। आप जिस समय पढ़ने बैठते हो रोज, आप उसी समय रोज पढ़ने बैठो, जिस समय सोने जाते हो रोज उसी समय सोने जाओ, एंड जिस समय उठते हो उसी समय उठो। It will help you in the long run, right? And the last, the fifth वार्निंग जो हम आपको देना चाहते हैं, the fifth tip जो हम आपको देना चाह रहे हैं वो ये है कि please take care of yourself, take care of your mind and take care of your body। प्लीज गाइज अंडरस्टैंड, अगर आप अपने बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेन कर दोगे, अभी आप बहुत अच्छे से तैयारी करके रखे हो, अगर मई फर्स्ट वीक में आपकी तबीयत बिगड़ गई, आपका पूरा तैयारी गिर जाएगा। अगर मई लास्ट वीक में आपकी तबीयत बिगड़ गई, आपका पूरा तैयारी नीचे गिर जाएगा। अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स फेस दिस प्रॉब्लम कि उनको क्या बोलते हैं, एग्जाम के 5 दिन पहले बुखार आ जाता है, उनको एग्जाम देते देते बुखार आ जाता है। ये एग्जाम फियर हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अपनी बॉडी का ठीक से ख्याल नहीं रखा। आप अभी से अगर 3 घंटे की नींद में सोचोगे नहीं 3 घंटा सोएंगे काफी है, आप खुद समझो, क्या आप 70 डेज 3 घंटे की नींद पे जिंदा रह सकते हो? इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल। आप स्टार्टिंग का 10 दिन जोश में, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जोश में 3 घंटा नींद में सर्वाइव कर जाओगे, उसके बाद आपकी तबियत खराब हो जाएगी, राइट? तो अपने को अपने बॉडी का ख्याल ठीक से रखना है। वी हैव टू ईट हेल्दी, वी हैव टू शाम को प्लीज 10-15 मिनट के लिए घर से बाहर निकलो, टेक अ वॉक नीचे ही। अब बाहर निकलना नहीं है अभी कहीं पे, नीचे ही टेक अ वॉक। नहीं निकल सकते नीचे, छत पे जाके एक्सरसाइज, छत पे भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, प्लीज घर पे बैठ के थोड़ा वर्कआउट करो। देयर आर एन नंबर ऑफ एप्स, एन नंबर ऑफ यूट्यूब वीडियोस जो आपको होम मतलब इन हाउस एक्सरसाइजेस बताते हैं। कीप योर बॉडी फिट, कीप योर बॉडी हेल्दी, उससे आपकी बॉडी फिट रहेगा, आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, तभी आपका माइंड फिट रहेगा, माइंड हेल्दी रहेगा। एंड बोथ दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर अस राइट नाउ। आपको हेल्दी माइंड तो चाहिए, बट आपको हेल्दी बॉडी भी चाहिए, राइट? तो अपने को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने को प्रॉपर प्लान बना के चलना है। हम आपको एक बार वापस 5 टिप्स बता रहे हैं। फर्स्ट, प्रॉपर प्लान बनाओ। प्लान में मेक श्योर दैट आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक बार में पढ़ रहे हो। आप जब सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, पढ़ने के साथ साथ आपको मेक श्योर करना कि आपका एग्जाम में राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर्ली हो रहा है। इसके साथ साथ यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो बॉडी है वो प्रॉपर रूटीन में काम कर रहा है, आपका जो रूटीन है वो सेम है थ्रू आउट द 60 डेज, आप उसमें बेमतलब का मस्ती मजाक नहीं करो। एंड द लास्ट थिंग इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, ईट हेल्दी, स्लीप वाइजली, एक्सरसाइज एंड स्टडी वेल।
ठीक है। सो ये था कुछ 5 चीजें जो मेरे को एज टिप्स बताना था। आई थॉट कि लाइक आई हैव लोकस टू गिव दीज टिप्स टू यू बिकॉज ऑनेस्टली दीज टिप्स हेल्प मी, दीज थिंग्स आई मेड श्योर दैट हम ये चीजें अपने एग्जीक्यूटिव एज वेल एज अपने प्रोफेशनल लेवल में फॉलो करें। आई फॉलो दीज एंड वेल रिजल्ट आप सबको पता ही है। डेफिनेटली हेल्प करता है कहीं ना कहीं आपको हेल्दी रखने में, आपको फिट रखने में, एंड जब तक आप मेंटली पीस पे नहीं रहोगे आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। सो ये सब कुछ चीजें हैं जो मेरे को बहुत हेल्प करता था टू मेक श्योर दैट मेरा दिमाग सही रहे। आई गेस आपको भी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके अलावा अभी क्या सिचुएशन चल रहा है वर्ल्ड में, क्या सिचुएशन चल रहा है इंडिया में, लॉकडाउन कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, अपना एग्जाम पोस्टपोन होगा, पोस्टपोन नहीं होगा, ये सब चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सब चिंता करने के लिए मोदी जी है, ये सब चिंता करने के लिए ICSI है, और ये सब चिंता करने के लिए आपके टीचर्स भी है, राइट। आपका एक ही काम है, अभी आपको बैठ के पढ़ाई करना है, आप पढ़ाई करो। हम लोग अभी यही मान के चलेंगे कि जून में हमारा अटेम्प्ट है। अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो अटेम्प्ट पोस्टपोन हो जाएगा। अगर वैसा कुछ होता है तो आई मेक अनदर वीडियो फॉर यू ऑल। तब तक के लिए आप सब हंसते रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशंस। मेक अस प्राउड एंड धन्यवाद।